बीएससी निवेश मंथन में आपका स्वागत है। बीएससी निवेश मंथन में आज पिछले 2 वर्षों में कारोबार के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने उठाए कई अहम कदम। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को मिला बढ़ावा। व्यापार को आसान बनाने के इरादे से केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर किया काम। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को मिले अवसर। बीएससी एसएमई सेगमेंट में देखेंगे टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड की कामयाबी का सफर। कंपनी के सीएमडी हरप्रीत सिंह मल्होत्रा ने कहा, बीएससी के योगदान से कंपनी की हुई तरक्की। निवेश मंथन में बात करेंगे हेजिंग की। जानेंगे निवेशकों को किन परिस्थितियों में होती है हेजिंग की जरूरत, निवेशक कैसे उठा सकते हैं हेजिंग का फायदा। और बीएससी के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय। बनाई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आज भारत को दुनिया में सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कारोबार गतिविधियों में तेजी लाने के मकसद से कई ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं जिनसे देश के उद्योग जगत को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के अभियान से जहां उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिला है, वहीं रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ही है और मेक इन इंडिया के द्वारा जॉब्स क्रिएशन भी, नौकरी ज़्यादा बढ़ाने के भी आवश्यकता भी है। हमारे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का कमिटमेंट भी है। इसीलिए मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन देने का इस रास्ता को प्राइम मिनिस्टर ने अपनाया। उसके तहत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है देश के अंदर। यही नहीं, केंद्र सरकार ने अलग अलग सेक्टर में एफडीआई की सीमा को खोला है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तेजी से काम किया गया है। जैसे मेक इन इंडिया का अनाउंसमेंट हुई, 22 सेक्टर में हमने एफडीआई पॉलिसी का भी खुलासा करते आए और उसमें इन्वेस्ट करने वाले के लिए आसानी से बिजनेस करने के लिए, और उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, उसको सिंप्लीफाई, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके ही एक परिणाम है कि रैंकिंग ऑफ स्टेट्स भी हुआ। स्टेट्स अभी एक हेल्दी कंपटीशन में है कि उनमें से कौन अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अच्छा आगे बढ़ाने के लिए ही कार्यक्रम है। देश में कारोबारी गतिविधियों में तेजी लाने के मकसद से और युवाओं को प्रोत्साहन देने के इरादे से स्टार्टअप इंडिया अभियान को शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया के तहत टैक्स में छूट देने के साथ साथ इंक्यूबेटर की व्यवस्था पर कारगर कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप को मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं रखा जाएगा। हमारे सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री में जितने भी अधिकारीगण हैं वो सभी जगह जा रहे हैं। स्टार्टअप ये नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु में रहेगा। स्टार्टअप ये नहीं है कि हैदराबाद में या तो गुरुग्राम में रहेगा। स्टार्टअप पूरे देश में जहां भी टैलेंट है, जहां भी इनोवेशन करने के लिए युवा तड़प रही है, स्टार्टअप के विषय में बाकी सब विषयों का फैसिलिटेट करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और मैं भी उसके बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट के 3-4 महीने के बाद स्टार्टअप एरिया जहां कॉमन स्पेस, वर्क स्पेस होते हैं, उधर जाकर के उनसे इंटरैक्ट भी किए। उनके अनाउंसमेंट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर लगा करके स्टार्टअप्स को उनको लिंक कर रहे हैं कि आप लोग इनसे संपर्क में रहिए और इन्वेस्टर्स भी उनसे संपर्क में आएंगे। उसका एक मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसी होती है। इंक्यूबेटर आइडियाज को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, ये अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, इसको कमर्शियल वैल्यू है, ये कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आईपीआर नीति के लिए तेजी से काम किया है। इस नीति के जरिए देश में क्रिएटिविटी,
इनोवेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। नई आईपीआर नीति के तहत ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए समय अवधि को कम करके 1 महीने में करने की कोशिश की जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में सरकार एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रही है। पेटेंट एग्जामिनर्स को रिक्रूट किए हैं, बहुत सारे ऐसे पेटेंट एग्जामिनर्स को ट्रेनिंग भी खत्म होने वाले हैं। इसीलिए और नया एक और विषय है कॉपीराइट और डिजिटल इसमें जो राइट्स ऑफ कॉपीराइट, इसके विषय पूरे एचआरडी मिनिस्ट्री में थे, उसको भी वी ब्रॉट इट अंडर डीआईपीपी, इसीलिए कि एक ही अम्ब्रेला के अंडर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सब एक ही जगह होने में हम उसको कमर्शियल एंगल से देख करके आगे बढ़ा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से ही भारत को डब्ल्यूटीओ में पीस क्लॉज मिला है। वहीं एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौतों पर भारत की दूसरे देशों से चर्चा हो रही है। इनके अलावा क्वालिटी चेक के लिए मानक तय करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात में गिरावट होना सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में मांग में कमी आई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक ई कॉमर्स में सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है और जीएसटी आने पर ई कॉमर्स में टैक्स संबंधी मुद्दे का समाधान भी हो जाएगा। एफडीआई ई कॉमर्स में हम सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल के लिए, बिजनेस टू बिजनेस के लिए ही ओपन किया है। टैक्सेशन के विषय में अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स कर रहे हैं, हर एक उनके अपने अपने दृष्टिकोण से, मगर जब जीएसटी आएगा ये सब होपफुली अंडर एक ही अम्ब्रेला हो जाएगा। बीएसई निवेश मंथन में अब बात बीएसई एसएमई एक्सचेंज की कामयाबी के सफर की। बीएसई एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड कई कंपनियां इस बात की गवाह हैं कि ये प्लेटफॉर्म उनकी कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ। इन्हीं में से एक है टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड। लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत हुई। आज सप्लाई चेन सॉल्यूशन की अग्रणी कंपनियों में से ये एक है। टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड के सामने कंपनी को बड़े स्तर पर उभारने की चुनौती थी। 2013 में कंपनी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म से जुड़ी। इसके बाद से कंपनी की ग्रोथ में भारी इजाफा हुआ। टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हरप्रीत सिंह मल्होत्रा के निर्देशन में आज कंपनी एयर फ्रेट सर्विसेज, ओशन फ्रेट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम्स क्लियरेंस एंड ट्रेड कॉम्प्लायंस, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रो ऑपरेशंस, डोर टू डोर डिलीवरी, हैवी लिफ्ट्स एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स, चार्टर सर्विसेज और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। हम लोग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं। हमारी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, शिपिंग इन एक्टिविटीज़ में काम करती है। 2013 अगस्त में लिस्ट हुए थे ऑन बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म। हम जैसे छोटे जो कंपनीज होती हैं जिनका कोई आई वुड से गॉडफादर नहीं होता, उनके लिए एक रिकॉग्निशन, एक विजिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने पीआर एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते हैं और हमें फंडिंग भी इजीली अवेलेबल नहीं होती है बैंक से। बैंक बहुत हाई रेट्स पे हमें पैसा देना चाहते हैं और कोलैटरल्स भी हमसे मांगते हैं। सो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ कि हमें एक अच्छी विजिबिलिटी मिली, एक रिकॉग्निशन मिली, हमारी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई और साथ में जो हमारी इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हुई। हरप्रीत का मानना है कि जब से कंपनी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हुई है, उसके बाद से कंपनी तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रही है। बीएसई एसएमई एक्सचेंज छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका देता है, वहीं निवेशकों को भविष्य में बेहतर रिटर्न का फायदा भी दे रहा है। बीएसई मैनेजमेंट ऑन एंड ऑफ हमें काफ़ी गाइड करती रही। ऑन एंड ऑफ हमें एज फार एज द कंप्लाइंसेस आर कंसर्न हमें गाइड करती रही कि वी शुड बी मोर कंप्लाइंट।
ऑन एंड ऑफ हमें ये भी गाइड करती रही कि हमने इन्वेस्टर्स के साथ कैसे डील करना है, हमें अपने बिज़नेस प्लान्स कैसे बनाने हैं और हमने अपने इन्वेस्टर्स का कैसे ध्यान रखना। इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं हमारे हम लोगों ने 2 साल BSE SME प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से निकाले और हम अपने तरीके से अपनी कंप्लाइंसेस भी उसी तरीके से हम करते रहे। साथ में इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी गेन्ड, हमने लास्ट ईयर उनको बोनसेस भी दिए और आगे भी हमें लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। हरप्रीत मानते हैं कि BSE SME एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद से न सिर्फ कंपनी की फाइनेंस संबंधी दिक्कतें दूर हुई हैं, बल्कि कर्मचारियों में आत्मविश्वास भी पैदा हुआ है। इस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। 2000 में हमने ये कंपनी शुरू की थी 8 या 10 एम्प्लॉइज से और आज हम ऑलमोस्ट 250 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं हमारी कंपनी में। और आई वुड से कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि हम लोगों को हम लोग अच्छी तरीके से काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और आज की डेट में हमारे 250 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं, इंडिया में हमारे 11 ऑफिसेज़ हैं। आज हम BSE की मेन बोर्ड पे लिस्टेड हैं। सो आई एम श्योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर अस। BSE SME एक्सचेंज छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों की सुविधाओं के लिहाज से बनाया गया है। छोटे व मध्यम उद्यमियों को कंपनी लिस्टिंग की पूरी जानकारी दी जाती है ताकि उन्हें कंपनियों को लिस्ट करवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लोगों ने एक बहुत बड़ा हवा सा बनाया हुआ है कि आप लिस्ट होते हैं और आपको बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी होती हैं। वो कंप्लाइंसेस हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बट इट इज़ जस्ट कि हमें उनको थोड़ा फाइन ट्यून करना होता है, थोड़ा टाइमली उनको एडहर करना होता है। और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा एक एस्पेक्ट था और बहुत अच्छे तरीके से हम इसके अंदर बहुत स्मूथली हमारे ये पूरा ट्रांजिशन रहा। मैं तो एडवाइस करूँगा कि जो लोग ऑलरेडी इस लेवल पे पहुँच गए हैं, जो एक मिडिल लेवल पे हैं ऑलरेडी, उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है टू गेट राइट रिकॉग्निशन, टू गेट राइट क्रेडिबिलिटी एंड टू ऑल्सो एक्सेस दी इक्विटी मार्केट एज फार एज दी फंडिंग्स आर कंसर्न। देश के अंदर उत्पादन में SME सेक्टर का योगदान अहम है। वहीं जॉब क्रिएशन में SME सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर देश की मजबूत कड़ी बन गया है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो BSE SME एक्सचेंज में लिस्टेड हुई और कामयाबी पा रही हैं। स्टार्टअप इंडिया में श्योरली BSE SME जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को, उनकी रिकॉग्निशन को, उनकी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और उनको फ्रॉम डे 1 कंप्लाइंट होने के लिए आई थिंक BSE SME प्लेटफॉर्म एक बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये नए जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। आगे देखिए क्या है हेजिंग। BSE निवेश मंथन में आज बात करेंगे हेजिंग की। क्या है हेजिंग? सामान्य तौर पर हेजिंग का उपयोग शेयर बाजार में विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए किया जाता है। शेयर मार्केट में निवेश के दौरान जोखिम से बचने के लिए निवेशक हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। खासकर शेयर मार्केट में वायदा अनुबंधों यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी कंपनी के शेयरों में निवेश किए गए भावों में अचानक गिरावट दर्ज की जाने लगे तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए हेजिंग का उपयोग किया जाता है। जब आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आप एक रिस्क को एक्सपोज हो जाते हैं। उस रिस्क से बचने के लिए आप हेजिंग करते हैं। अब हेजिंग क्या है, इसको एक आम आदमी कैसे समझेगा? देखिए, बड़े शहरों में तो नहीं, छोटे शहरों में आप अक्सर देखेंगे जब एक फैमिली रह रही होती है, मकान होता है, मकान के सामने थोड़ी सी जगह होती है तो लोग वहाँ फूल पौधे सब्जी उगा लेते हैं। बट देखते हैं जैसे जैसे वो सब्जियां ग्रो करती हैं, फूल पौधे ग्रो करते हैं, बच्चे तोड़ते हैं, पशु अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पर वो फेंसिंग करते हैं। तो इसे कहते हैं हेजिंग। पौधों की जो आपने बगिया बनाए हैं उसकी हेजिंग।
इसी तरीके से जब एक आम आदमी, एक रिटेल निवेशक, एक मिडिल क्लास जो ज़्यादा जानता नहीं है, जब वो मार्केट में उतरता है तो पहले तो हल्का हल्का एक शेयर खरीदता है, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। अब वो जब बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है तो वो ग्लोबल अनसर्टनिटी को, डोमेस्टिक अनसर्टनिटी को और कंपनी स्पेसिफिक जो न्यूज़ होती हैं, रिजल्ट्स होती हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, उसको एक्सपोज हो जाता है और इस अनसर्टनिटी से बचने के लिए हेजिंग की जरूरत होती है। निवेशक को हेजिंग क्यों करनी चाहिए? हेजिंग वो तकनीक है जो किसी निवेशक के निवेश संबंधी जोखिम को कम कर देती है। ये काम काउंटर बैलेंसिंग के जरिए किया जाता है, यानी एक निवेश की हेजिंग के लिए दूसरा निवेश किया जाता है। इससे निवेशक रिस्क फैक्टर की स्थिति से बचता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हेजिंग की एक कीमत होती है जो निवेशक को अनिश्चितता के मद्देनजर चुकानी होती है। बीमा की तरह एक प्रीमियम पे करा, वो प्रीमियम का नुकसान होता है, बट वो नुकसान नहीं है। उस प्रीमियम के बनिस्बत आपने अपने पोर्टफोलियो को तो आपने होल्ड करा है, तो आपको स्टेबिलिटी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको घबराहट हो रही होती है तो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ स्टिक रहते हैं। हेजिंग की जरूरत किसे है? शेयर मार्केट में सभी बड़े खरीदार और विक्रेताओं को हेजिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वे सभी मूल्य अस्थिरता के प्रति अति संवेदनशील व असुरक्षित होते हैं। लिहाजा वो अपनी मौजूदा निवेश पोजीशंस को भविष्य की किसी भी अनिश्चितता से बचाने के लिए हेजिंग को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हेजिंग कोई भी कर सकता है, रिटेल निवेशक भी हेजिंग कर सकता है। हेजिंग काफ़ी जरूरी होता है। अनसर्टन माहौल होता है तो काफ़ी दिमाग में परेशानी होती है और मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी होती है। तो उस वोलाटिलिटी से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप हेजिंग कीजिए। देखिए, जब अक्सर आप अधिकतर लोगों को देखेंगे वो अपने एक्सपीरियंस से ही कहते हैं ये जो वोलाटिलिटी है मार्केट का पार्ट है, बट इससे आप अलग नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब वोलाटिलिटी होती है तो रिटेल निवेशक को, खासकर एक मिडिल क्लास को काफ़ी घबराहट होती है और वो घबराहट में अपना पोर्टफोलियो बेच जाता है। आप देखिए, अभी सेंसेक्स इतना नीचे आया था जब चाइना क्राइसिस को लेके, अगर किसी ने नीचे के स्तर पे बेचा तो दोबारा खरीद नहीं पाया। बट अगर घबराहट में किसी ने हेजिंग करी तो हेजिंग में डेफिनेटली मुनाफा लेके उसने मुनाफे को पॉकेट करा होगा और आज खुश बैठा होगा। तो हेजिंग एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट है और इसको जो वायदा बाजार है इसको हेजिंग के लिए यूज करना चाहिए। हेजिंग के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। फ्यूचर्स सौदों के जरिए और ऑप्शंस सौदों के जरिए हेजिंग की जा सकती है। अगर शेयर की कीमतों में गिरावट का खतरा हो तो निवेशक के लिए ये बेहतर होता है कि वो फ्यूचर्स सौदों में शॉर्ट यानी बिकवाली करे। हेजिंग का ये तरीका शॉर्ट हेज कहलाता है। वहीं अगर शेयर की कीमतों में भविष्य में बढ़ोतरी की संभावना हो तो फ्यूचर्स बाजार में खरीदारी सौदे करने की प्रक्रिया लॉन्ग हेज कहलाती है। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के तहत हेजिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है, ये एक एक्सीलेंट टूल है हेजिंग के लिए। जैसे कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। अब कॉल ऑप्शन आपको एक राइट देता है खरीदने के लिए, बट आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप मार्केट में लगता है कि गिर सकती है मार्केट तो आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अगर मार्केट नीचे नहीं गिरता है तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपने एक हल्का सा प्रीमियम दिया, आपने आपको हेज करा है। बट अगर मार्केट नीचे गिरता है, जिस प्रपोर्शन में नीचे गिरेगा, जिस तरीके से आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो आपको एक मुनाफा देखने को मिलेगा। आपका एक स्टॉक है और वो साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और आपको लगता है कि अगले 6 महीने कोई बड़ा मूव आने वाला नहीं है, तो ऊपर के भाव की आप कॉल ऑप्शंस को बेच सकते हैं। आपको कोई शेयर बहुत अच्छा लगता है बट आपको लगता है कि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, मैं अपने दाम पे लूंगा। जैसे मौजूदा स्तर सपोज कीजिए किसी स्टॉक का 350 रुपये है और आपको लगता है कि इसको मेरे को 330 रुपये पे खरीदना है, तो आप 330 रुपये की पुट बेचनी शुरू करते हैं। अगर 330 रुपये का भाव नहीं आता है तो पर्टिकुलरली जितनी आप पुट ऑप्शंस बेच रहे हैं उतना आप प्रीमियम अंदर करते हैं। तो इस तरीके से आप कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और फ्यूचर्स के थ्रू जो BSE पे उपलब्ध है अपने पोर्टफोलियो की हेजिंग कर सकते हैं। बाजार से आगे देखिए, BSE के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय। भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बनाई है।
बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय, आइए देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 140 वर्ष पूरे हुए हैं। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जितने ट्रांजैक्शंस हों, उनकी विश्वसनीयता हो, नियमों के अनुसार हों और स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से हों। इसी से व्यवसाय और व्यापार की, और विशेष रूप से सिक्योरिटीज के व्यापार की विश्वसनीयता बढ़ती है, उसका विस्तार होता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और एक बहुत लंबे अवधि काल से इस देश के आर्थिक जगत में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कई ऐसे अर्थव्यवस्था संबंधित गतिविधियां, बाजार से के साथ कॉरपोरेट जगत को जोड़ना, अर्थव्यवस्था को जोड़ना, ये एक प्रमुख भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई है और इसका महत्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक है। जितने भी लोगों ने पिछले 140 वर्ष में इस स्टॉक एक्सचेंज का ये अस्तित्व बनाने में भूमिका निभाई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।